गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 9th में आपका एक नया चैप्टर जो कि है दो चर में रैखिक समीकरण जो है, यहाँ पर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 लिखा हूँ, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर 4 में होगा। तो बेटा आप पूछोगे सर यहाँ पे आपने 3 क्यों लिखा, तो इसके पीछे रीजन में आपको बता दूँ सबसे पहले कि आपका जो सिलेबस है वो 30% सिलेबस इस साल रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, और जिसमें आपका जो 3rd चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति का वो इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए उस चैप्टर को मुझे और आपको नहीं पढ़ना है, और इसलिए यहाँ पे हम 3 की जगह पे जो चौथा चैप्टर है आपका 4th चैप्टर जो है ये दो चर में रैखिक समीकरण, उसको मैंने अध्याय नंबर 3 डाल दिया। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पे 3 लिखे हैं। एक्चुअल में आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक, अच्छा आइए चैप्टर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले 2-3 चीजें हम यहाँ पे जल्दी जल्दी जान लेते हैं, जो कि हम पीछे थोड़ा जो है पिछले छोटे क्लास में पढ़ा, हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। पहला चीज कि जो है रैखिक क्या होता है, हम लोगों ने एक लीनियर जो है रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा है। रैखिक क्या होता है, रैखिक सबसे पहले रैखिक बहुपद जानते हैं, फिर रैखिक समीकरण जानेंगे। रैखिक बहुपद क्या, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, यानी ऐसा भी कर सकते हो कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अभी देखिए जैसे मैंने कहा जो है ax + b, ये इस रूप का अगर कोई भी बहुपद है तब इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए a और b तो कोई वास्तविक संख्या है, और इसमें जो चर है वो चर कौन सा है, चर इसमें यक्ष है। तो इस चर की जो इस पूरे बहुपद की घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद हुआ। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हम कहते हैं कि समीकरण कब होता है, आपको बता दूं कि कोई भी बहुपद समीकरण कब बन जाता है। मान लीजिए रैखिक बहुपद है, ठीक रैखिक बहुपद है, लेकिन ये बहुपद जो है समीकरण कब बन जाएगा, जब इसके साथ इक्वल टू का साइन आ जाए। यानी इक्वल टू को मैं 0 कर दूं तो ये क्या बन गया, ये रैखिक समीकरण बन गया। ठीक, अच्छा रैखिक समीकरण बन गया। रैखिक ये क्या बन गया, ये बन गया रैखिक समीकरण। ध्यान दिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए a और b दोनों क्या है, दोनों कोई वास्तविक संख्या है, और जो चर है वो केवल x है। तो a और b एक साथ इसमें और है कि जो a है, a 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म ही बचेगा केवल। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आपका है, यह जो समीकरण आपका है वो रैखिक समीकरण है, लेकिन एक वेरिएबल में, एक चर वाला। क्यों? देखिए क्यों, एक ही चर x है, एक के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम लोग पता करेंगे, देखिए उसमें दो चर होने चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप लोग जो है किसी क्रिकेट जो है IPL की किसी क्रिकेट टीम को अप्लाई करते हो। सपोज दैट आप जो है दिल्ली डेयरडेविल्स जो है उसको लाइक करते हो, तो उसमें अगर कहा जाए कि उसमें 2 बैट्समैन आप ले लो, एक आप ले लिए जो है शिखर धवन को, और दूसरा ले लिए आप जो है किसको, पृथ्वी शॉ को। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को आप ले लिए। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मैच में शिखर धवन जो है कुछ रन बनाते हैं, कितने रन बनाते हैं नहीं मालूम, और उसी मैच में जो है जो पृथ्वी शॉ वो भी कुछ रन बनाते हैं, और करेक्ट दोनों जो है मिला के बनाते हैं कितना, 70 रन। यानी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ दोनों लोगों ने कुछ रन बनाया, कितना रन बनाया नहीं मालूम है, लेकिन दोनों का योग मालूम है कि दोनों ने मिलकर 70 रन बनाए। ठीक है, अभी देखिए जब ऐसा है तो हम कहें, मान लेते हैं कि शिखर धवन ने x रन बनाया, मान लेते हैं शिखर धवन ने कितना रन बनाया, x रन, और जो पृथ्वी शॉ है उन्होंने y रन बनाया।
ठीक, लेकिन दोनों ने मिला के कितना रन बनाया, दोनों मिला के 70 रन बनाए। ये जो आपके सामने यहाँ पर समीकरण है ये क्या है, ये दो चर में रैखिक समीकरण है। दो चर क्यों है बेटा, दो चर इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए एक चर x जो शिखर धवन ने बनाया वो मालूम नहीं है, लेकिन जो कुछ तो बनाए हैं तो मान लीजिए उन्होंने x रन बनाया, और दूसरा चर यहाँ पे y पृथ्वी शॉ ने y रन बनाया है। लेकिन इतना पता है कि शिखर धवन जितने रन बनाए हैं और आपका जो पृथ्वी शॉ जितने रन बनाए हैं, दोनों को मिलाने के बाद 70 रन दोनों ने मिलकर बनाया है। देखिए एक चर या दो चर हो गए, दो चर वाले हो गए। अच्छा पहली बात। दूसरी बात ये कि ये रैखिक है कि नहीं, रैखिक होने के लिए इसकी जो अधिकतम घात होनी चाहिए वो मान होनी चाहिए। देखिए x की भी मैक्सिमम जो घात है वो 1 है और y की भी मैक्सिमम घात 1 है। इसलिए जो आपके पास जो समीकरण मिला, और समीकरण क्यों है इसको मैं पहले ही बताया कि इक्वल टू का साइन है इसलिए समीकरण है, ठीक है। अब देखो तो इससे हम कह सकते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण है, ठीक है। दो चर में क्या है, रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों है उसको बता दिया क्योंकि इसकी घात 1 है। दो चर में क्यों है क्योंकि एक और दो वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। समीकरण क्यों क्योंकि इक्वलिटी का साइन भी यहाँ पर है। अब आते हैं परिभाषा पर। अगर आपको कहा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को परिभाषित कीजिए, तब कैसे परिभाषित करोगे, उसके लिए आपके पास डिफिनेशन यहाँ पे है। देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का एक समीकरण कोई भी हो जहां x और y चर राशियां हैं, यानी x और y क्या है, ये चर हैं, और क्या a b और c ये क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, और a और b जो है क्या है, अशून्य है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि a और b ये दोनों शून्य भी नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि a क्यों 0 नहीं होना चाहिए और b फिर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा दे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप का कोई भी समीकरण रहेगा वही दो चर में रैखिक समीकरण है। लेकिन शर्त यहाँ पे क्या है, शर्त है कि a भी 0 नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ b भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो अब क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन यह है कि मान लेते हैं कुछ थोड़े समय के लिए a 0 हो जाए, थोड़े समय के लिए मैंने मान लिया कि a 0 हो गया। अगर a 0 हो जाएगा बेटा, तो जब यहाँ पे 0 हुआ 0 इंटू x करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे by आया प्लस c इक्वल टू 0। अब जब 0 में x का मल्टीप्लाई करेंगे ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, तब आपके पास बचेगा क्या, आपके पास यही बचेगा by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक बचा ना। तो ये क्या आया, ये आपका आ गया किस रूप का बन गया, ये आपका बन गया ax प्लस b इक्वल टू 0, यानी रैखिक समीकरण जो है किसमें बन गया, वन वेरिएबल में, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। इसी प्रकार मान लेते हैं ये नहीं, थोड़े समय के लिए b 0 हो गया, थोड़े समय के लिए b क्या हो गया, ये 0 हो गया। अगर b 0 होगा तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ax तो मिलेगा ही, प्लस b की जगह पे 0 रखेंगे इनटू y करेंगे प्लस c इक्वल टू 0। जैसे ही करेंगे a वाला टर्म 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, ax प्लस c इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि आपका फिर से आपको देखिए ax प्लस b इस रूप के बन गया, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि a और b दोनों अशून्य है, शून्य नहीं है, सॉरी शून्य जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ऐसे जो है अगर जो है कोई भी प्रश्न मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, दो चर राशियों में रैखिक समीकरण कहलाती है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है इस इमेजिन वर्ड में मिल जाएंगे संसार में पूरे, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं ढूंढ के आपके लिए रखा हूँ। देखिए 3x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल टू 0, और एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रख रखा है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो ये ax प्लस by प्लस c के रूप का है, इस रूप का ये वाला तो है, लेकिन ये वाला तो नहीं दिख रहा है। बेटा इसके लिए क्या, एक 2 को मैं इक्वल की साइड में क्या हूँ, मैं इसको उधर कर दूंगा, ये फिर से हो जाएगा क्या 4x प्लस 5y। देखिए इधर 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब देखिए अब तो नहीं कहोगे ना सर इस रूप का नहीं है, अब तो उस फॉर्म का बन गया, ठीक है। इस तरह से ये है दो चर में रैखिक समीकरण जो है जिसको हम लोगों को जो है पढ़ना है। आइए इसके बारे में हम और बातें आपसे करते हैं। आइए
हम अब कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमने जो है लिया है, ये आपका एक्सरसाइज जो है 3.1 में लिखा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये 4.1 का जो है पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, करा कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखिए कैसे हम समीकरण को लिखते हैं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। अब देखिए करा कि एक नोटबुक, कोई एक नोटबुक है की कीमत, नोटबुक की कीमत क्या है, एक कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत क्या है, एक कलम की कीमत से दोगुनी, यानी जितना नोटबुक का दाम होगा उतना दाम दो कलम के दाम मिलाने के बाद होगा। तो यहाँ पर कुछ भी मालूम तो नहीं है, न तो हमें नोटबुक की कीमत मालूम है और न ही कलम की कीमत मालूम है। तो नहीं मालूम है तो उन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग करके पहले मान लेंगे, फिर दोनों में प्रश्न के अनुसार रिलेशन स्थापित करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो आइए पहले हम जो है क्या हो सकता है जो है कलम की और जो है नोटबुक की कीमत, उसको हम चर यानी वेरिएबल के फॉर्म में मान लेते हैं। चलिए मानते हैं, माना क्या माना भाई, यही माना नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत बराबर ₹X रुपए मैंने नोटबुक की कीमत को मान लिया। और क्या मान लिया, और ये भी मैंने मान लिया कि जो पेन है यानी एक कलम की कीमत जो है वो क्या है, ये बराबर कितना है, Y रुपए। एक कलम की कीमत Y है और एक नोटबुक की कीमत को मैंने X मान लिया। ठीक है, तो देखिए करा कि दो गुनी है, यानी एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है, यानी करेक्ट मतलब क्या, इसका मतलब अगर देखा जाए तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार एक नोटबुक की कीमत ये बराबर है टू दो कलम की कीमत, यानी ये नोटबुक की जो कीमत है वो दो कलम की कीमत के बराबर है। तो नोटबुक की कीमत क्या है, X है। तो एक कलम का अगर Y है तो दो कलम का कितना हो जाएगा, 2Y। ठीक, अब इसको हमको बनाना है किसमें, दो चर रैखिक समीकरण तो बन तो गया है, लेकिन इसको हम चाहते हैं कि इसको मानक रूप में जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, उस रूप का बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कि क्या हो जाएगा, x को यहीं पे रहने देते हैं, 2y को ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट साइड में करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है, ये क्या हो जाएगा, -2y हो गया, उधर बचा क्या, 0। यानी ये जो होगा, ये जो रिजल्ट होगा, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर हमको जो है रैखिक समीकरण में लिखना होगा, तो हम इसे लिखेंगे x - 2y = 0। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपके जो है आपको उसको नोट कर लीजिएगा। और आइए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में आपसे हम बात करते हैं। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 4.1 यानी कि 3.1, यहाँ पर जो है वो लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो आपके पास जो है
देखिए मैं इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को ले रखा हूँ, वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। जिस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके और जो बचे हुए पार्ट हैं उसको आपको उसी तरीके से करना रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए बेटा आपके पास ये दिया हुआ है, पहला मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट का जो सोल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ। ये देखिए 2x + 3y = 9.35 पर बार लगा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। इसको कह रहा है कि ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को अगर मैं मान लूं कि जो है इसकी तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना किससे कर दें, जो है समीकरण की तुलना, समीकरण जो है कि जो दिया हुआ है पहला ये चीज, समीकरण जो दिया हुआ है इसका कर समीकरण की तुलना किससे कर दें, जो व्यापक समीकरण है जिसका दो चर वाले की समीकरण का ax + by + c = 0 से करने पर ध्यान दीजिए, जब इसकी इस दिए गए समीकरण की तुलना हम इससे करेंगे, सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में, व्यापक समीकरण के फॉर्म में लिख लेते हैं दिए गए समीकरण को, ठीक है। दिए समीकरण से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x + 3y, और ध्यान दीजिए इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो इधर से पॉजिटिव इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 9.35 बार = इस साइड में क्या बचा, अब इस साइड में 0 बच गया, ठीक है। अब तुलना जब करेंगे, देखिए हम x यहाँ पर देखिए जो व्यापक समीकरण है, x का जो गुणांक है वो है, यहाँ पर x का गुणांक, y का गुणांक भी है, कांस्टेंट टर्म c है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, तो हम क्या करेंगे, तो जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यही मिलेगा कि a = क्या मिलेगा, a मिल जाएगा 2 और b क्या मिल जाएगा, देखिए b यहाँ पर 3 तथा c क्या मिल जाएगा, c आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, क्या मिल जाएगा -9.35 बार। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहला काम तो मेरा ये होना चाहिए कि दिए गए समीकरण को हम कैसे भी करके इसके मानक रूप में ax + by + c = 0 के रूप में करें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर में 5 है, तो हम क्या करें, इसको हटाने के लिए पूरे कुछ 5 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5x, और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -y, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा -50, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं दिखा देता हूँ, जो है इसका अपान 1 करें, इसका भी अपान 1 करेंगे, तो सबका एलसीएम 5 आएगा, और 5 का हम बाद में उधर गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 क्यूब का गुणा 0 करके 0 हो जाएगा। अब 1 पंजे 5, 5 1 के 5, 5 से करें 1 पंजे 5, y 5 1 के 5 1 आया, 1 का गुणा y में करें तो y आ गया। फिर आप देखिए यहाँ पे अगर 1 है तो वो जो है 1 का गुणा 1 का भाग देंगे इसमें एलसीएम में, तो 5 देगा 5 दाम 50, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो क्या करिए, जो है की तुलना जो है ax + by + c = 0 से करने पर, तो करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए a तो मिल जाएगा 5, a कितना मिल जाएगा 5, अब b क्या मिलेगा, b ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देखोगे y का कोएफिशिएंट भी है, लेकिन यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, लेकिन साइन माइनस के साथ है, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तथा c की वैल्यू मिल जाएगी, c कितना, c देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -50। ये बातें आपको समझ में आई होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड देखिए, सबसे पहले इसको हमको ax + by + c = 0 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते हैं।
जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x प्लस 3y, इसको इधर मिलाते हैं, जो है ट्रांसपोज करते हैं, -6 = 0। अब यहाँ से क्या करिए, इसी व्यापक समीकरण से जो है ax प्लस by प्लस 6 = 0 से इसकी तुलना कर देते हैं। तो क्या करेंगे कि तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर देखिए क्या आ जाएगा, a = आ जाएगा -2, b = क्या आ जाएगा +3 तथा c = क्या आ जाएगा -4। इस तरह से ये क्वेश्चन का जो है यहाँ पर जो भी a और b और c की मान बताने थे उसको यहाँ पे बताया गया। उम्मीद है कि आपको एक जो है चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आए हैं बेटा? तो इसके और जो पार्ट्स हैं उसको आपको खुद से अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और बाकी की चीज़ों के लिए आपको अगले वीडियो में आपसे बात कर पाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।